हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनीषा वाधवानी। अगेन आपके सामने एक नया लेक्चर के साथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आई विश ये 2022 आप सभी के लिए अच्छा जाए, सबकी सारी विशेस पूरे हों और सबके लिए ये साल बहुत अच्छा जाए। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट कि कंपनी के जो फाइनल अकाउंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं और उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स होती हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। एट अबाउट 5 to 6 लेक्चर हमारा इस पे चलेगा, इस चैप्टर के ऊपर चलेगा और सारी चीज़ें मैं बहुत स्लोली और अच्छे एडजस्टमेंट के साथ आपको समझाना चाह रही हूँ। तो इट्स टेक टाइम, लेकिन ये वेटेज के हिसाब से बहुत अच्छा टॉपिक रहता है क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा एक लेसन के अंदर लेसन्स कवर होते हैं, बहुत सारे टॉपिक कवर होते हैं। तो फॉर श्योर इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, बट ये चैप्टर बहुत अच्छा है वेटेज के हिसाब से। और आई होप आपको समझ में आ रही होंगे मेरी वीडियो, माई क्लासेस। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ बताइए कमेंट सेशन में, हम कहाँ पर और चेंजेस कर सकते हैं, कहाँ पे और हमें सुधार करना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा भी न्यू एक्सपीरियंस है इस फील्ड में अभी। तो और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमको मोटिवेशन मिलता है आगे और अच्छा करने का। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट्स आते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या हैं, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाने होते हैं। देखो, कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। उसमें कंपनी का एक तो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, कंपनी का P&L अकाउंट बनता है, कंपनी की बैलेंस शीट बनती है, राइट। तो कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्टली क्यों बनाती, कोई भी बिजनेस है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना क्यों नेसेसरी होता है। क्योंकि देखो, जब कंपनी की जो रियल में फाइनेंशियल पोजीशन होती है कि कंपनी कितना प्रॉफिट पे चल रही है, कंपनी कितना लॉस पे चल रही है, कंपनी का एक्चुअल असेट्स कितना है, कंपनी की एक्चुअल लायबिलिटीज़ क्या है, और कंपनी की जो एक्चुअल पोजीशन होती है वो हम किसके थ्रू पता करते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू ही पता करते हैं। क्योंकि इसी के अंदर सारे हमको एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। तो जो भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को देखना चाहता है तो उसको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। और एक कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर उसी के बेस पर ही डिसाइड कर सकती है कि कंपनी के अंदर कहाँ एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कहाँ कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा, और कहाँ कंपनी को अपने एक्सपेंसेस कम करने की या ज़्यादा करने की ज़रूरत है। इसीलिए कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। और कंपनी ऐसे तो आप कंपनी जो अकाउंट्स होता है ना अपना, वो हमेशा एक्रूअल सिस्टम के ऊपर काम करता है। एक्रूअल सिस्टम क्या होता है, देखो, कैश सिस्टम होता है कि जिसके अंदर अपन ने सिर्फ कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स दिखाए, वो तो हो गया अपना कैश सिस्टम, ठीक है। लेकिन एक कंपनी केवल कैश के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है। कंपनी के अंदर ऐसा नहीं कि केवल कैश के ही ट्रांजेक्शन होंगे, उसके और ट्रांजेक्शन नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि कोई भी बिज़नेस 100% कैश के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता है। कंपनी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हर बिज़नेस में जो एक्रूअल सिस्टम पर ही होती हैं, उसके लिए आपको कैश में पैसा नहीं मिलता है। तो आपने जैसे कैश के सारे एडजस्टमेंट तो कैश फ्लो में दिखा दी, कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने पिछले लेक्चर में जैसे कवर किया था। तो आपने वो सारी जो चीज़ें थी वो तो आपने कैश फ्लो में दिखा दिए, कैश से रिलेटेड आइटम। अब जो कैश से रिलेटेड आइटम नहीं है, आप उनको कहाँ पे शो करोगे, उनके लिए भी तो कुछ अकाउंट होता है ना जो आपको बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन होता है वो कंपनी के ओनली कैश के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसके साथ में काफ़ी चीज़ों के ऊपर कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिपेंड करता है। तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका ट्रेडिंग अकाउंट आता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है और कंपनी का बैलेंस शीट बनता है। अब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे और उसके सारे एडजस्टमेंट भी हम डिस्कस करेंगे। किसी भी कंपनी को एडजस्टमेंट्स की नीड क्यों होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अकाउंटेंसी एक्रूअल सिस्टम के ऊपर काम करता है। अकाउंटेंसी कभी भी कैश सिस्टम के ऊपर काम नहीं कर सकता है, क्योंकि कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन तो आपने कैश फ्लो में दिखा दिए, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसे कंपनी को कहीं ना कहीं शो करना पड़ता है। इसलिए कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, ठीक है। अब आता है कि कंपनी का
देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे कंपनी का क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर जाएगा, कंपनी के प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस, कंपनी के एक्रूड इनकम एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ों का एडजस्टमेंट हो सकता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट डेटर्स, मैनेजर कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स हैं जो हम सीखेंगे वन बाय वन, डोंट वरी अबाउट इट। अभी आपको लग रहा होगा अरे हमें तो पता ही नहीं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक क्या होते हैं। आई विल डिस्कस विथ यू ईच एंड एवरी थिंग, सो बी पेशेंस और जस्ट कोऑपरेट विथ मी। अब देखो, आपका होता है सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ क्लोजिंग स्टॉक। मैं यही मान के चल रही हूँ कि मैं आपको पूरा बेसिक से क्लियर कर रही हूँ क्लोजिंग स्टॉक एंड एवरीथिंग ऑफ अबाउट द अकाउंटेंसी। ओके, अब फर्स्टली मैं एक चीज़ लेती हूँ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक सबसे फर्स्ट नंबर पे मैं बताती हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक क्या है विथ एग्जांपल। देखो, आज जैसे मेरा एक टेक्सटाइल का बिजनेस है, टेक्सटाइल का मैंने अभी न्यू बिज़नेस शुरू किया है जिसकी सेल है 12 लाख रुपए मेरी, ठीक है। और उसके ऊपर मैंने जो परचेज़ की है वो मैंने की है कितने की, 22 लैक्स की, उस अकाउंटिंग पीरियड में। अकाउंटिंग पीरियड 2021 में मेरे कंपनी का ये पोजीशन है कि मेरी कंपनी की सेल 12 लाख थी और कंपनी का परचेज़ था 22 लाख रुपए का। तो कंपनी ने 22 लाख का परचेज़ किया बट सेल 12 लाख का किया, तो कंपनी का कितना स्टॉक अभी पड़ा है, कंपनी का 10 लाख का स्टॉक अभी पड़ा है। तो इसका मतलब तो ये नहीं कि कंपनी 10 लाख का स्टॉक बस अब रख देगी। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में क्या हो जाएगा, वो 21 और 22 में वो मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक बचा वो नेक्स्ट ईयर मेरा क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो मैं नेक्स्ट ईयर लिखूँगी 10 लाख का मेरा स्टॉक पड़ा है प्लस मेरे उस साल का परचेस हुआ है जितना भी हुआ है, उसमें से मेरी सेल कितनी हुई है वो आएगा। फिर उसके बाद मेरा जो स्टॉक बचता है वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, ठीक है ना। तो ये कंपनी इस अकॉर्डिंग काम करती है कि स्टॉक का मतलब क्या होता है ना, स्टॉक का मतलब होता है कि कंपनी का सेल के बाद में, परचेज के बाद में जो भी स्टॉक इन हैंड पड़ा है गोडाउन में वो कंपनी का स्टॉक होता है, जो कंपनी नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर क्या करती रहती है, कैरी फॉरवर्ड करती रहती है, ठीक है। तो आप क्लोजिंग स्टॉक का पढ़ते अपन, ये आपको एक अंकित नाम का अपन एग्जाम्पल लिया है जिसका अपन को ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। और उसी एग्जाम्पल से हम सारे एडजस्टमेंट आगे से आगे करेंगे। तो ये एग्जाम्पल आप एक बार देख लो। देखो, एक ये ट्रायल बैलेंस दे रखा अंकित का जिसका कैश 1000 का है, बैंक इतना है, वेजेस इतने हैं, सैलरी है, फर्नीचर है, रेंट ऑफ बिल्डिंग है, डेटर्स है, बेडर्स है, परचेज इतनी है, कैपिटल उसकी इक्विटी इतना है, सेल इतना है, क्रेडिटर इतना है, लॉन्ग टर्म लोन 5000 का, कमीशन रिसीव 5000 का, और स्टॉक अपन को कितना दे रखा है, 15000 का। अब देखो, सबसे पहले अब तो अपन करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। एज पर द एग्जाम्पल इन चैप्टर नंबर 9336 द क्लोजिंग स्टॉक रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक लेइंग इन द स्टोर्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जितना भी स्टॉक आपके गोडाउन में पड़ा अनसोल्ड जितना भी आपका स्टॉक पड़ा है अनसोल्ड, जो सोल्ड नहीं हुआ उस अकाउंटिंग पीरियड में, तो वो जो भी स्टॉक आपके गोडाउन में पड़ा हुआ है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। अब वो क्लोजिंग स्टॉक जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 लाख का मेरा क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, तो उसको मुझे कहीं ना कहीं तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना पड़ेगा ना। तो देखो, वो जो 10 लाख का मेरा क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है उसको मैं कहाँ दिखाऊंगी, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बना, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। यहाँ पे मैंने लिखा ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे मैंने लिखा परचेज, यहाँ पे मैंने लिखा सेल, यहाँ पे लिखा मैंने क्लोजिंग स्टॉक। तो वो 10 लाख का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो मैं कहाँ दिखाऊंगी, यहाँ पे दिखाऊंगी। कहाँ पे, 10 लाख का क्लोजिंग स्टॉक मैंने ट्रेडिंग में बना के लिख दिया, 10 लाख का है ना। ट्रेडिंग और P&L आपके साथ में ही बनता है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने 10 लाख का स्टॉक दिखाया। अब आपका अकाउंटेंसी हमेशा किस सिस्टम के ऊपर काम करता है, डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर।
ठीक है, ये डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर काम करता है। तो ये 10 लाख का क्लोजिंग स्टॉक मैंने ट्रेडिंग में तो दिखा दिया, अब वो स्टॉक मुझे और कहीं पे भी तो दिखाना पड़ेगा ना। ट्रेडिंग में दिखा दिया तो या तो मुझे उसको P&L में कहीं शो करना पड़ेगा या बैलेंस शीट में कहीं शो करना पड़ेगा। तो P&L में तो वो नहीं आएगा क्योंकि वो आपका एक्सपेंस नहीं है। वो बैलेंस शीट में आपका कहाँ पे आएगा, असेट साइड में आएगा स्टॉक के नाम से, क्योंकि वो आपकी असेट्स है, वो आपका असेट्स है क्योंकि वो आपके पास पड़ा है ना। आप उसको नेक्स्ट ईयर बेचो, कुछ भी कर सकते हो, वो आपकी संपत्ति, आपका असेट्स है। तो आप उसको कहाँ पे दिखाओगे, बैलेंस शीट में दिखाओगे, कहाँ पे, असेट साइड में। तो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आपको पता चल गया। एक तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, और एक आपका बैलेंस शीट में असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ठीक है, एक तो ये एडजस्टमेंट हो गया आपका। और एक क्लोजिंग स्टॉक का अगर आपको एडजस्टमेंट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, ये जैसे अपन ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ठीक है, इधर अपन ने लिखा ओपनिंग स्टॉक, इधर लिखा परचेज, इधर लिखा सेल, है ना। अब जैसे मेरा ओपनिंग स्टॉक कहीं पे 10,000 का था, परचेज मेरी थी 10 लाख का था, और परचेज उस साल मेरी जैसे 22 लाख की थी, और मेरा क्लोजिंग स्टॉक सेल कितनी थी, 32 लाख की। ठीक है, ये तो बराबर आ गया। चलो 40 लाख की कर देते हैं, 40 की नहीं होगी, इधर आपने जैसे 20 लाख की सेल हुई आपकी। ठीक है, तो अब आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना बच रहा है, 32 और 20, 12 लाख का आपका क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है। ठीक है, तो अब ये जो 12 लाख का क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है वो आप यहाँ पे दिखा दो क्लोजिंग स्टॉक के नाम से 12 लाख। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो 12 लाख। क्या करो, परचेज में से, जैसे आपकी परचेज कितनी दे रखी है, जस्ट अ मिनट, आपकी परचेज कितनी दे रखी है, 20 लाख की, है ना। या तो डेबिट साइड में से आप स्टॉक माइनस कर दो कितने का, 12 लाख का। बात तो सेम हुई ना, या तो उसको आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में दिखा दो, या तो फिर आपको उसी डायरेक्शन में दिखाना है तो उसके डेबिट में से माइनस कर दो, तो भी आपका टोटल हो जाएगा सेम। ठीक है, तो या तो आप ऐसे कर सकते हो कि परचेज में से स्टॉक सीधा माइनस करके दिखा दो, या उसको क्रेडिट में दिखा दो, बात दोनों की सेम ही होती है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको, अगर आपने परचेज में से स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके रखा तो भी आपका क्वेश्चन सही होगा, या आपने क्रेडिट साइड में लिखा तो भी आपका सही जाएगा। फॉर द कन्वीनियंट आप यही करो कि आपको क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्या दिखाना, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में दिखाना, ट्रेडिंग अकाउंट के, और बैलेंस शीट में आपका वो असेट बनेगा। बैलेंस शीट में असेट क्यों बनेगा, क्योंकि वो हमारी असेट्स है जो इन फ्यूचर हम उसको कभी भी बेच सकते हैं, हमको उससे प्रॉफिट बन सकता है, हम उससे पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लोजिंग स्टॉक का तो समझ में आ गया। ये पूरा वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको शॉर्टकट में समझाया है, पूरा वही एडजस्टमेंट है। या तो आप उसको परचेज में से माइनस करके दिखाओ, या तो आप क्या करो, या तो उसको परचेज में से माइनस करके दिखा दिए, या फिर आप उसको तो या तो आप उसको परचेज में से माइनस करके दिखा दो, या फिर आपको उसको सीधा आपको कहाँ दिखाना है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब जैसे अपन अंकित का एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं, तो देखो अंकित का कैश इतना था। अब जैसे अंकित का मुझे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ठीक है, तो अंकित के ट्रेडिंग अकाउंट में अपन ने सेल कितने की लिखी है, 1,25,000 की। तो ये अंकित का 1,25,000 का आ गया सेल। ठीक है, और उसके बाद में उसकी सेल के बाद परचेज कितना है, 75,000 का। इधर अपन ने लिख दिया इसका परचेज। ठीक है, और उसके बाद में वेजेस कितने के हैं, 8,000। वेजेस इसमें क्यों आए, क्योंकि वेजेस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस किस में आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में ही आते हैं। तो वेजेस अपने किस में आ गया, 8,000 के, तो वो भी अपने 8,000 रुपये इसमें आ गया। अब अपन को क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है, 15,000 रुपये, तो ये 15,000 रुपये मैंने क्लोजिंग स्टॉक के लिख दिए। तो ये आपका क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, P&L में आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और बैलेंस शीट में आपने असेट साइड में उसको दिखाना है, तो ये रहा बैलेंस शीट में असेट साइड में 15,000 का आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया।
ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। बाकी सारे आइटम्स आप मत देखो, बस ये देखो जो एडजस्टमेंट मैं आपको समझा रही हूँ। क्लोजिंग स्टॉक 15,000 का आपका बैलेंस शीट में भी आ गया और ट्रेडिंग अकाउंट में भी उसका इफेक्ट आ गया। आपको समझ में आ गया ये चीज़। हम पढ़ते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर करती हूँ कि होती क्या चीज़ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि इट इज़ क्वाइट कॉमन फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइजेज टू हैव सम अनपेड एक्सपेंसेस इन द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। देखो, बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो अकाउंटिंग पीरियड तो ख़त्म हो जाता है लेकिन उसके बाद भी अनपेड होते हैं, मतलब अभी तक हमने उनको पे नहीं किया है, हमको उनको अभी पे करना है। जैसे सैलरी, एम्प्लॉयज़ की कोई सैलरी है ना, जो आपने 2-3 महीने से पे नहीं किए और वो आपका अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हो गया, तो अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हो गया लेकिन वो सैलरी तो पिछले साल की ना आपको पे करनी है, वो आपकी लायबिलिटी है कि आपको पे करनी है। जैसे मेरे एक एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 पर मंथ है, ठीक है, और 3 मंथ से उसकी सैलरी ड्यू चल रही है, अभी तक मैंने उसको पे नहीं किया है, तो 60,000 की सैलरी उसकी ड्यू चल रही है। लेकिन जब मैं अपना अकाउंटिंग पीरियड मेरा ख़त्म होगा और मैं मार्च में उसका क्लोजिंग करूँगी, तो जब मैं उसकी बैलेंस शीट बनाऊंगी, बैलेंस शीट में अपनी बनाऊंगी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगी, P&L बनाऊंगी, तो उसके अंदर मुझे वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या करना है, क्या वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मैं P&L में दिखाऊंगी या फिर नहीं दिखाऊंगी, ये चीज़ इसका डाउट होता है ना। अब जैसे मैंने 60,000 की सैलरी मेरी किसी एम्प्लॉय की क्या चल रही है, आउटस्टैंडिंग चल रही है, जिसको मुझे पे करना है, किसी कंपनी को पे करना है। तो उस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या होगा ना, जैसे आपकी सैलरी है, कितनी है, 20,000 रुपये, ठीक है, सैलरी की अमाउंट आपकी दे रखी है 20,000 रुपये आपके बैलेंस शीट में, और आपकी सैलरी 3 मंथ से बकाया है, तो 3 मंथ की जो सैलरी है वो आपके P&L अकाउंट में जुड़ जाएगी, मतलब 60,000 रुपीज़ आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा उसके अंदर। और बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, आपकी लायबिलिटी, जिसको आपको फ्यूचर में जाके क्या करना है, पे करना है, तो आपको उसको लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी क्या है, लायबिलिटी है, जिसको आपको आगे जाके पे करना है। ठीक है, समझ में आया। अब मैं आपको बुकिश लैंग्वेज में बताती हूँ सारा। When expenses of accounting period remain unpaid at the end of accounting period, they are termed as outstanding expenses. As they relate to the earning of revenue during the current accounting period, it is very logical that they should be duly charged against the revenue for computation of the correct amount of profit and loss. तो जितना भी आपका एक्सपेंसेस होता है जिससे रिलेटेड होगा टू अकाउंटिंग एक्सपेंसेस, जैसे अब अंकित का एग्जांपल लेते हैं। अंकित का ट्रायल बैलेंस है जिसमें आपका वेजेस शो हो रहा है 8,000 रुपये का, है ना, 8,000 रुपये का आपका वेजेस लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। अब लेट अस अज्यूम अंकित ऑल्स 500 एज वेजेस रिलेटेड टू द ईयर 2016-17 टू वन ऑफ हिज एम्प्लॉय। उसका एक एम्प्लॉय है जिसका 500 रुपये का बैलेंस अभी तक क्या चल रहा है, आउटस्टैंडिंग चल रहा है। तो अब जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाने जाऊंगी, उसमें जब मैं वेजेस लिखूंगी, तो जैसे मैं पहले कितने की लिख रही थी, 8,000 की लिख रही थी, कितने की लिख रही थी, 8,000 के, तो अब मैं वेजेस कितने की लिखूंगी, 8,500 के। 500 रुपये मेरा क्या एडजस्टमेंट हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। क्लियर। तो वेजेस अब मैं कितने का लिखूंगी, 8,500 का, क्योंकि 500 रुपये क्या है, उसके आउटस्टैंडिंग है, तो आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो अब ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस लिखे जाएंगे 8,000 के प्लस 500 रुपये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से आएंगे। तो अब आपकी कितनी अमाउंट शो होगी, 8,500 रुपये। क्लियर, ठीक है। अब 500 रुपये का एक जगह तो इधर इम्पैक्ट पड़ा, अब एक और जगह इम्पैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो अकाउंट है वो किसके ऊपर काम करता है, डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर। तो ये 500 का एक्सपेंसेस अब मैं कहाँ दिखाऊंगी, बैलेंस शीट में। कहाँ पे दिखाऊंगी, लायबिलिटी साइड में। क्यों, क्योंकि वो मेरी लायबिलिटी है, आगे जाके मुझे उसका पेमेंट करना है। तो देखो, वेजेस 500 रुपये इसमें आपने जोड़ लिया, ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। और बैलेंस शीट में आपने उसको कहाँ लिखा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से ये आ गया, आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से 500 रुपीज़।
ठीक है, ये आपकी करंट लायबिलिटी होती है। आपको ये तो मैंने बताया था करंट असेट्स क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होती है। करंट असेट्स वो होते हैं जो विद इन 12 मंथ क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, और करंट लायबिलिटी होती है जो विद इन 12 मंथ क्या हो जाती है, पे हो जाती है। तो हम यही मानते हैं कि आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं वो विद इन 12 मंथ उसको कंपनी पे कर देगी, तो इसलिए वो अपनी करंट लायबिलिटी होती है, इसलिए वो करंट लायबिलिटी के कॉलम में बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस। दो एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया, एक क्लोजिंग स्टॉक का, एक अपना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। थर्ड आपका एडजस्टमेंट आता है प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस। देखो, प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, रफली मैं बता देती हूँ। प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस का मतलब होता है जिसका पेमेंट मैंने एडवांस में कर दिया है, जो अभी ड्यू नहीं हुआ लेकिन मैं उसको पहले से पेमेंट करके बैठ गई हूँ कि मैंने पहले से उसको एडवांस में पेमेंट किया है। अब जिसका आपने एडवांस में पेमेंट किया है तो उसका अब क्या आएगा, देखो जिसका आपने एडवांस में पेमेंट किया है तो आपने अगर उस अकाउंटिंग पीरियड में, जैसे मैंने अपने एम्प्लॉय को 8,000 की सैलरी, उसकी सैलरी ड्यू हो रही थी 7,000 की, और मैंने उसको कितने की पे कर दी, 8,000 की। मैंने 1,000 उसको एडवांस दे दिया, उसको किसी चीज़ के लिए चाहिए थे। तो अब मैं अकाउंटिंग जब पीरियड ख़त्म करूँगी, उसमें जब अपने फाइनल अकाउंट बनाऊँगी तो उसमें मैं कितने की सैलरी दिखाऊँगी, 8,000 की, जबकि ये असूलन गलत है। जो जिस अकाउंटिंग पीरियड से जो एक्सपेंसेस रिलेटेड होता है वो उस अकाउंटिंग पीरियड में जाएगा। जैसे ही अगर ये 21-22 से रिलेटेड है सैलरी, तो 21-22 की सैलरी में जानी चाहिए ना, इस सैलरी में वो नहीं आनी चाहिए। तो जो मैंने एडवांस पेमेंट किया है कितने का, 1,000 रुपीज़ का, तो 8,000 रुपये में से मुझे वो 1,000 रुपये किसके नाम से माइनस करने पड़ेंगे, प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस के नाम से। ठीक है, तो प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस के नाम से 1,000 माइनस हो जाएंगे, और वो 1,000 रुपये को आप कहाँ दिखाओगे, बैलेंस शीट में दिखाओगे। बैलेंस शीट में आपको उसको कहाँ दिखाना पड़ेगा, लायबिलिटी असेट साइड, वो आपके क्या होंगे, असेट्स होंगे। क्यों, क्योंकि आपने उसको एडवांस में पेमेंट कर दिया, अब आपके वो कोई लायबिलिटी नहीं है उसको पेमेंट करने की, वो आपकी असेट्स है, आप उसको एडवांस में पेमेंट कर चुके हो, वो आपके वो बकाया नहीं है पैसा, यू ऑलरेडी पेड अप, तो वो आपकी असेट्स है। तो आप उसको कहाँ पे लिखोगे, बैलेंस शीट में आप उसको असेट साइड में दिखाओगे 1,000 रुपीज़। ठीक है, आप बुकिश लैंग्वेज पे आते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, अंकित का ही ट्रायल बैलेंस चल रहा है। Let us assume that the amount of salary paid by him to the employee include an amount 5,000 which was paid advance, or one of employee appointees joined the office. This apply the Ankit has overpaid his staff 5,000 of salary. Hence the, देखो आपकी जो सैलरी है वो कितनी दिखा रखी है, 25,000 रुपीज़ ट्रायल बैलेंस का, और नीचे दिख रखा है कि प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस, प्रिपेयर्ड सैलरी आपने 5,000 रुपये दी है, तो वो जो एक्चुअल सैलरी होगी उस अकाउंटिंग पीरियड की कितनी होगी, 20,000 होगी। तो आपको 25,000 रुपीज़ में से क्या करना पड़ेगा, 5,000 रुपीज़ माइनस करने पड़ेंगे, तो आपकी सैलरी एक्चुअल में क्या होगी, 20,000 रुपये। क्यों, अकाउंट्स बैलेंस शीट के ऊपर काम करता है, डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर, तो वो 5,000 आपकी असेट्स है, तो आपके किस में चले जाएंगे, बैलेंस शीट में चले जाएंगे, कहाँ पे, असेट साइड में। ठीक है, तो ये आपकी सैलरी में से 5,000 रुपीज़ हो गया माइनस, और आपका बैलेंस शीट में ये आ गया प्रिपेयर्ड सैलरी के नाम से। क्लियर, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अभी तक अपन ने कौन कौन से एडजस्टमेंट पढ़े, एक क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, फोर्थ हम कवर करेंगे एक्रूड इनकम। अब एक्रूड इनकम क्या होती है, इट मे आल्सो हैपन दैट सर्टन आइटम ऑफ इनकम सच एज इंटरेस्ट ऑन लोन, कमीशन, रेंट, एक्स्ट्रा आर अर्न during the current accounting period but have not actually received by the end of the same year. Such income is known as accrued income. देखो कुछ ऐसी इनकम होती हैं, accrued income क्या होती है, देखो कुछ ऐसी इनकम होती हैं जो इनकम हमने क्या की है, अर्न तो कर दी है कि ये आपको मिलेगी मिलेगी, यू आर श्योर, बट आपने अभी तक क्या नहीं की है, रिसीव नहीं की है। जैसे मैंने मेरे इंटरेस्ट था लोन के ऊपर, मैंने लोन पे पैसा दे रखा है, इंटरेस्ट है मेरे को 5,000 रुपये मिलता है उसका इंटरेस्ट एनुअली, लेकिन वो अर्न है 5,000 मिला है, लेकिन वो अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हो गया, मार्च में मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिए, लेकिन वो अभी तक मुझे 5,000 रुपीज़ नहीं मिला है, तो वो रिसीव मुझे नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में 5,000 रुपीज़ होगा। तो अब उस चीज़ का मैं क्या करूँगी,
तो देखो उस सिचुएशन में आपकी एंट्री क्या होगी, एक्रूड इनकम डेबिट टू जो कंसर्न इनकम है वो क्रेडिट हो जाएगी। द अमाउंट ऑफ एक्रूड इनकम विल बी एडेड टू द रिलेटेड इनकम इन द P&L अकाउंट, द न्यू अमाउंट ऑफ द एक्रूड इनकम विल अपीयर। तो जितनी भी आपकी एक्रूड इनकम है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है, वो ऐड हो जाएगी उस इनकम में, ठीक है। जैसे मेरा कमीशन था 15,000 का, ठीक है, और नीचे मुझे एडजस्टमेंट दे रखा है कि आपका जो एक्रूड इनकम है वो कितनी है, 5,000 रुपीज़। एक्रूड इनकम का मतलब आप समझ गए, जो आपने अर्न किया बट आपने रिसीव नहीं किया, तो इन फ्यूचर आपको वो पैसा मिलेगा। तो आपको उस अकाउंटिंग पीरियड में उस एक्रूड इनकम को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। वो एक्रूड इनकम आपकी क्या हो जाएगी, ऐड। आप जैसे एग्जाम्पल्स में देखते हैं, अंकित का एग्जाम्पल ही लेते हैं। देखो अंकित ने कमीशन रिसीव किया कितने का, 5,000 का। अज्यूम डेट द कमीशन अमाउंटिंग 1,500 वर स्टिल रिसीवेबल फॉर द फॉलो बिजनेस। अब आपका कमीशन 5,000 रुपीज़ का दिखा रखा है ट्रायल बैलेंस में, और आपने अज्यूम किया है कि 1,500 रुपये का जो कमीशन है वो अर्न हुआ है बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। तो आप कमीशन में 1,500 रुपये क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। आपको ये लैंग्वेज दी भी होगी कि इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, तो वो आप क्या मानोगे उसको, एक्रूड इनकम, ठीक है। तो 1,500 रुपीज़ आपने उस जो इनकम है उसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिए, ठीक है। अब इसका डबल सिस्टम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो ये 1,500 तो आपके ऐड हो गए, और यहाँ पर जो 1,500 होंगे आपके वो कहाँ चले जाएंगे, आपकी असेट्स में। अब आप पूछोगे मेरी असेट्स में क्यों चले जाएंगे, क्योंकि वो मेरे असेट्स ही है ना, आगे जाके वो इनकम तो मुझे मिलनी है, वो मैंने अर्न तो कर दिया बट रिसीव नहीं किया, तो इन फ्यूचर वो मुझे रिसीव तो होगी, ऐसा तो नहीं कि मुझे उसको चुकाना है। तो आपकी एसेट्स क्या होती है, जो आपको पैसा मिलेगा, जो जिसका आप ऑनर हो, जिसके आप ऑनर हो, और जो आपके पास अभी एक्चुअल में है वो आपके एसेट्स हैं। तो 1,500 आपके पास पड़ा है, तो वो 1,500 आपकी क्या आ गई, असेट्स में आ गई। इट्स क्लियर। तो इसका कहाँ इम्पैक्ट पड़ा, एक तो आपने इनकम में उसको ऐड किया एक्रूड इनकम को, और प्लस आपने उसको कहाँ दिखाया, असेट साइड में दिखाया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास आता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। वो जो बातें कर रहे थे अपन, अब आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। देखो क्लोजिंग स्टॉक आपको समझ में आया, मैंने बात की आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की और प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस की। ये क्या है, एक्सपेंस। अभी मैंने जो बात की वो है एक्रूड इनकम की, और अब मैं बात करूँगी इनकम एडवांस की, ठीक है। ये मेरे एडवांस एक्सपेंसेस थे और ये मेरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे। ये मेरे आउटस्टैंडिंग इनकम है और ये मेरे एडवांस इनकम है, ठीक है। तो इस चीज़ में बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से देखो कि प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस है या प्रिपेयर्ड इनकम है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है या आउटस्टैंडिंग इनकम है, ठीक है। इसमें कहीं पे भी कुछ भी रटने वाली बात नहीं है, बहुत इजी चीज़ में तरीके से मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। देखो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, समटाइम ए सर्टेन इनकम इज रिसीव्ड इन एडवांस बट द होल अमाउंट ऑफ डज नॉट बिलोंग्स टू द करेंट पीरियड। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसे अपन होता है ना कि कभी कोई अपन ने जैसे प्लॉट खरीद रहे हैं, वो प्लॉट 10 लाख का है, उसकी रजिस्ट्री आपको 3 महीने बाद मिलेगी, लेकिन शाही जो अपन देते हैं स्टार्टिंग में, वो मैंने क्या दे दिए, 1 लाख रुपए। वो 1 लाख रुपए इस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड ही नहीं है। वो रिलेटेड तो तब होंगे ना जब उसकी रजिस्ट्री आपके हाथ में आ जाएगी, जब उसके आप रियल में ऑनर बन जाओगे। तो जिस अकाउंटिंग पीरियड में उसकी रजिस्ट्री आपके हाथ में आएगी वो प्लॉट आपका तब कहा जाएगा। तो वो 1 लाख रुपए जो अभी अपन को मिल गया एडवांस, उसका अब क्या करना है, 1 लाख रुपए आपको एडवांस जो मिल गया है, तो मतलब आपने उसको क्या कर दिया, इनकम में ऑलरेडी ऐड कर दिया है, जबकि वो किससे रिलेटेड है, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड से या उससे भी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड से, जब आप उसके रियल में ऑनर बनोगे उससे। तो जो आपने अभी इनकम में ऐड कर दिया है उसको, तो आपको इनकम में से उसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इनकम में से आपको उसको माइनस करना पड़ेगा, और आपने उसको एडवांस में रिसीव किया है, इसलिए वो आपकी लायबिलिटी है। फ्यूचर में हो सकता है कि आपको उसको कभी भी चुकाना पड़े, अगर वो सौदा कैंसिल हो जाता है या फिर वॉट एवर जो भी रीज़न हो जाता है।
तो वो आपकी लायबिलिटी है, अभी तक आपके पास एज ए लायबिलिटी वो पड़ी है, जब तक कि वो उसका असली ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो जाती। ठीक है, तो इसमें जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं अंकित का ही। अंकित has agreed in 31 March 2017 to sublet of a part of building to follow shopkeeper at the rate of 1000 rupees per month. The person give him rent in advance for the 3 month. ऐसा होता है ना, जब अपन रेंट पे कोई दुकान चढ़ाते हैं तो अपन 3-4 महीने का एडवांस में किराया ले लेते हैं। तो जैसे उसने 3000 रुपीज़ अंकित ने क्या किया, एडवांस में ले लिया, 1000 रुपये पर मंथ का था। द अमाउंट रिसीव हैड बीन क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। इस अमाउंट को उसने 3000 रुपये के अमाउंट को P&L में क्रेडिट कर दिया, जबकि वो रिलेटेड किससे था, अप्रैल मई जून नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड था, इस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड नहीं था। तो दिस इनकम डज नॉट pertain to current period, hence will not credited to P&L account. It is income received in advance, will be recognized as a liability of 3000. Ankit needs to record an adjustment entry. तो रेंट रिसीव टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 3000 रुपीज़। तो ये 3000 रुपीज़ आपकी लायबिलिटी है जो आपको इन फ्यूचर जाके चुकानी है। और जो भी आपको इनकम दी हुई होगी जिससे भी रिलेटेड वो इनकम होगी, जैसे कमीशन से रिलेटेड है या रेंट से रिलेटेड है, तो जिससे रिलेटेड वो इनकम होगी तो उस इनकम में से आपको वो अमाउंट क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको चारों चीज़ें। एक आपका क्लोजिंग स्टॉक आपको मैंने बताया, एक आपको मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बताए, एक आपको मैंने प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस बताए, एक आपको मैंने बताया एक्रूड इनकम, एक मैं बताया इनकम एडवांस। अब मैं बहुत समराइज फॉर्म में आपको वापस से चीज़ बता देती हूँ। क्लोजिंग स्टॉक आपका कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा और बैलेंस शीट में असेट्स में आएगा। क्लियर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका एक्सपेंस है जो आपका क्या है, बकाया है, तो वो आपका P&L में तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सपेंसेस आपका क्या है, बकाया है, आगे जाके उसको पे करना है, और वो आपकी क्या बन जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आपने एडवांस में दिए हैं, तो वो आपके जिससे भी रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उसमें आएगा, फिर उसके बाद वो बैलेंस शीट में आपकी असेट्स बनेगा। ऐसे आपका एक्रूड इनकम ऐड हो जाएगा पहले तो, फिर आपका वो बैलेंस शीट में असेट्स या लायबिलिटी बनेगा, ऐसे आपका इनकम ऑन एडवांस इनकम आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कहीं पे भी रटना नहीं है कि इसमें प्लस ही करना है इसमें माइनस ही करना, आप खुद की सूझबूझ से काम लो कि भाई वो अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है या नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले के बाकी हैं तो अब उसको क्या करना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस एडवांस में दिए हैं तो अब उसका क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल से बताया है कि कैसे कैसे आपको करना है, बैलेंस शीट में उनका क्या क्या आएगा। ठीक है, ये 5-6 एडजस्टमेंट आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब एक है डेप्रिसिएशन का पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया था, इसके ऊपर पूरा एक AS चला था अपना, तो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, डेप्रिसिएशन अपना एक क्या है, एक्सपेंस है। कोई भी आप असेट्स खरीदते हो टाइम के साथ में क्या क्या होती है, उसकी वैल्यू रिड्यूस होती जाती रहती है। ठीक है, जैसे आपने 1 लाख की मशीन खरीदी, आप ये मत सोचना कि 2 साल बाद मैं उसको 3 लाख की बेचूंगा, नेवर। आपको उसका जो होता है हर साल डेप्रिसिएशन घटता है। कोई भी गाड़ी आप शोरूम से लोगे 1 लाख रुपए में, शोरूम से उतरते उसका भाव 80,000 रुपये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी एसेट्स आप खरीदते हो तो वो एक रिड्यूसल वैल्यू उसके ऊपर लगती है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, जैसे जैसे साल निकलते जाएंगे उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। ठीक है, हर असेट्स की परसेंटेज डेप्रिसिएशन की अलग अलग होती है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन आपका क्या होगा, डेप्रिसिएशन आपका एक एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन क्या है, आपका एक्सपेंस, तो वो कहाँ आएगा, P&L अकाउंट के डेबिट में आएगा। डेप्रिसिएशन आपका कहाँ आता है, P&L अकाउंट के डेबिट में। तो डेप्रिसिएशन अपन ने P&L अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे और वो जिस असेट से रिलेटेड होगा उस असेट्स के ऊपर वो चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, जैसे वो बिल्डिंग से रिलेटेड है तो बिल्डिंग से रिलेटेड हो जाएगा। जैसे अब मैं आपको अंकित का एग्जांपल ही ले लेते हैं अपन इसमें भी। जैसे अंकित ने फर्नीचर दिखाया 15,000 का, लेट अस अज्यूम दैट फर्नीचर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन 10% उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, तो मतलब 1500 का उसका डेप्रिसिएशन है। तो इस डेप्रिसिएशन को अपन ने कहाँ पे लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अपन ने किधर लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अपन ने डेप्रिसिएशन कहाँ लिखा,
ये रहा अपना डेप्रिसिएशन 1500। और बैलेंस शीट में आपके पास में कहाँ आ जाएगा, बैलेंस शीट में आपका फर्नीचर से रिलेटेड है तो 15,000 में से 1500 रुपये फर्नीचर के माइनस हो जाएंगे, तो वो 13,500 का फिगर आ गया है। अब देखो जितना भी अपन ने अभी तक पढ़ा वो सब चीज़ें आई। बैजेस अपनी आउटस्टैंडिंग थी इसलिए उसने ऐड की, और 500 की जो आउटस्टैंडिंग थी वो हमारी लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में आपको लाइबिलिटी में दिखेगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया। एडवांस में पेमेंट किया मतलब उस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड ही नहीं है वो एक्सपेंस, तो आप उसको कैसे दिखा सकते हो, तो वो एक्सपेंसेस को अपन ने माइनस किया और उसको अपन ने अपनी असेट्स में लिखा क्योंकि मैंने एडवांस में पेमेंट किया था। अब आता है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम इसमें है, हाँ एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मतलब क्या होता है ना कि ऐसी इनकम जो मैंने अर्न की है बट मैंने अभी तक रिसीव नहीं किया है, आगे जाके तो मुझे रिसीव होनी है, तो वो इनकम मैंने क्या कर दी, ऐड कर दी, क्योंकि इस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है ना, रिलेटेड तो इसी अकाउंटिंग पीरियड से, ऐसा तो नहीं कि आगे की अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, इसी अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है बट मैंने अर्न की है, रिसीव नहीं की है, तो मुझे इस साल के ही इनकम में उसको दिखाना पड़ेगा, और वो मेरी इनकम असेट्स है इसलिए वो मेरे पास में क्या आएगा, असेट साइड में आ जाएगा। ठीक है। अब एक आता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम मैंने एडवांस में ही रिसीव कर ली है तो वो इनकम मेरी लायबिलिटी है। अगर मैंने इनकम एडवांस में रिसीव की है तो वो मेरी लायबिलिटी है, कभी भी मुझे उसको चुकाना पड़ सकता है, तो वो आपकी कहाँ आ जाएगी, लायबिलिटी साइड में आ जाएगी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे एडजस्टमेंट्स। कोई भी दिक्कत है आप मेरे को बताइए, कल हम दूसरे एडजस्टमेंट्स कवर करने की ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू।